Hello everyone. Okay. Is my voice is audible? Is my voice is audible? ओके। क्या आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली क्लियर है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कन्वे करें। ठीक है, हम ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे। एक स्टूडेंट का रिप्लाई आ गया है और एक स्टूडेंट का मैसेज है। आप प्लीज़ कन्वे करें, आपको वॉइस ऑडिबल है? इज़ माय वॉइस ऑडिबल? ओके। तो आज के सेशन में आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन स्टार्ट होने से पहले आप एक पेन और पेपर ले लें क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से आपको सेल्फ वर्क करने में हेल्प करेंगे कि आप अपना जो आइडेंटिफाई कर सकें कि आपको जो बचे हुए दिन हैं यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल प्रिपरेशन के लिए, उसकी आपको स्ट्रैटेजी कैसे फ्रेम करनी है, आप अगर 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जो है कर लेंगे, ठीक है? तो आपसे अगेन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप जो है पेन एंड पेपर रख लें ताकि आप 1 सेकंड। ओके, 2022 स्ट्रैटेजी और देंगे। बीच-बीच में इंटरनेट का थोड़ा-सा ट्रबल है, तो आपको अगर कोई पॉइंटर्स छूट जाता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। ऑफलाइन मोड में इन सब पॉइंटर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी हम इस वीडियो सेशन में जो है कवर अप करने जा रहे हैं। ठीक है? तो आप आज की जो डेट है वो है आपकी 12th फ़ैब की, ठीक है? 12th फ़ैब 2022 है और आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो ड्यू हो रहा है 5 जून, ठीक है? 5th जून 2022 में, ठीक है? मेंस एग्ज़ाम आपका जो है 16 सितंबर 16 सितंबर 2020 जो है आपको ड्यू हो रहा है 16 सितंबर 2022 में, ठीक है? तो आपको ये मान के चलना है कि 5 जून को आपका एग्ज़ाम नहीं है, आपका एग्ज़ाम मई में है, ताकि आप अपने आपको अंडर प्रेशर में करके आप जो है मैक्सिमम स्ट्रैटेजी फ्रेम करके अपने आप को सेफ ज़ोन में ला सकें। तो जब आपने ये मान लिया कि आपका मई में एग्ज़ाम है, तो आप एक स्टेप आगे चल रहे हैं। तो आपको 12th फ़ैब यानी आज की डेट से 31 मार्च 2022, ठीक है? 31st मार्च 2022 तक की स्ट्रैटेजी फ्रेम करना मैं बताऊँगी आज के सेशन में, ठीक है? तो ये आपके पास ऑन एन एवरेज रह रहे हैं 47 डेज़।
तो 47 डेज़ जिसमें हम अप्रॉक्सिमेटली देख सकते हैं अगर आप रोज़ाना 16 घंटे मीन्स एवरी डे यू आर स्टडिंग 16 आवर्स पर डे, ओके? तो 16 आवर्स पर डे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज जो है अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप 752 आवर्स आपके पास हैं, जिसको आपको एक जो है अच्छे तरीके से फ्रेम करना है। ठीक है? तो 16 आवर्स पर डे में हम आपको कॉमर्स ऑप्शनल की भी तैयारी जो बची हुई है आपको उसे फ्रेम करना है। आपको अगर आपने प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया हुआ है, तो आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं और प्लस प्री का आपका कोई स्टैटिक पोर्शन है जिसे आपको रिवाइज़ करना है या सीसैट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप उसे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है? तो इसकी 2 फ्रेमवर्क हैं। ठीक है? जो लोग अभी जॉइन किए उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ पेन और पेपर प्लीज़ रख लें क्योंकि कुछ आज इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स को मैं इस सेशन में कवर अप करने जा रही हूँ विथ न्यूज़ अपडेट्स एंड ऑल और एंड में हम जो है क्वेरीज़ को लेंगे। हम सब्जेक्ट वाइज़ पहले स्ट्रैटेजी को देखेंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज़ को कैसे चेक कर सकते हैं, हम उसे चेक करेंगे। ठीक है? फिर उस स्ट्रेंथ एंड वीक एरिया के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएँगे, कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे कैरी ऑन करेंगे अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 के लिए, ठीक है? तो हमने आपको सबसे पहले बताया कि आप कम से कम 16 घंटे पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट हमें ये मान कर के चलना है कि आपका एग्ज़ाम जून में ना होके आपको ये मानना है कि आपका एग्ज़ाम मई में है, तो उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी फ्रेम करनी है। मिनिमम 16 घंटे पढ़ने हैं और आपको अपनी हेल्थ का भी साइमल्टेनियसली ध्यान देना है, ठीक है? तो जब आप 16 घंटे पढ़ेंगे तो उसमें 2 स्ट्रैटेजी फ्रेम हो सकती है। पहली स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपने पूरे दिन को मार्च तक यानी फरवरी के जो बचे हुए दिन हैं और मार्च यानी 47 डेज़ जो अप्रॉक्सिमेटली आपके हाथ में आ रहे हैं, वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने 3 एरियाज़ में। एक आपका यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल, दूसरा आपका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ और तीसरा आपका प्रीलिम्स का जो स्टैटिक पोर्शन जो आपके स्टडी मटेरियल्स हैं प्रीलिम्स के प्लस सीसैट, ठीक है? आपने उसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद दूसरी स्ट्रैटेजी है कि आप अभी प्रीलिम्स को आपका सिर्फ 1/4 टाइम दें और ऑप्शनल को विदिन टाइम फ्रेम अंडर प्रेशर में ला करके फ़रवरी एंड तक आप अपने कॉमर्स ऑप्शनल को कवर अप करें। अब कौन से चैप्टर को कवर अप करना है या कौन से सब्जेक्ट को कवर अप करना है, कौन से नहीं, वो हम एनालाइज़ करेंगे सब्जेक्ट वाइज़, ठीक है? तो अब सब्जेक्ट वाइज़ आपको एनालाइज़ करना है अपनी स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज़ को। तो आपको सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अभी जो आज कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है? और जो स्टूडेंट हमें अभी वॉच कर रहे हैं, आप टीम से कनेक्ट होके या हम जो है हम इसे वेबसाइट पे भी अपलोड करा देंगे जो पॉइंटर्स मैं आपको मेन बताने जा रही हूँ और आपके लिए कोई वैल्यू एडिशन है तो प्लीज़ इसे लिखें, क्योंकि ये प्रूवन टेक्नीक है, इसका रिज़ल्ट सक्सेस है। ठीक है? तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएँ। आपको अपने जो सब्जेक्ट एरिया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है? पेपर 1 में आपके 2 एरियाज़ डिवाइड होंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट में आपका आता है टैक्सेशन, कॉस्ट, ऑडिट एंड अकाउंट्स। बी पार्ट में आपका एफएम एंड एफआई। तो हम इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट को एक ब्रीफ ओवरव्यू लेकर के चलेंगे, ठीक है? ताकि आप इसे समझ सकें कि आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज़ कैसे फाइंड आउट करनी है और कैसे सारी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करना है। क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड होते हैं उनकी स्ट्रेंथनेस, वीकनेस से सारी चीज़ें हम तो ऑर्गनाइज़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो मटेरियल लेके, तो आप अपने आप को कैसे ट्रैक करें? आप अपने आप की स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज़ को कैसे चेक करें, हम उसमें हेल्प करेंगे क्विकली, ठीक है? सबसे पहले मेरा ये मानना है कि आपका यूपीएससी जो सब्जेक्ट आप मानिए उठा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम पहला ले रहे हैं टैक्सेशन। आपने टैक्सेशन का सिलेबस देखा, पास्ट ईयर पेपर का एक ब्रीफ एनालिसिस देखा कि भाई पेपर पैटर्न कैसे आता है, कितने क्वेश्चन हैं अप्रॉक्सिमेटली और कैसा पेपर पैटर्न है, कितने थ्योरी हैं, कितने न्यूमेरिकल हैं, ठीक है? अगर वो आइडिया नहीं लगता तो कोई प्रेशर नहीं लेना, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एटलीस्ट आप वो देख के खुद को सेफ ज़ोन में रखेंगे, ठीक है? अगर आप अपने सामने यूपीएससी सिलेबस रखते हैं, तो टैक्सेशन को हम इंडिविजुअली एनालाइज़ करेंगे। आपको अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करना है टॉपिक वाइज़। कितने टॉपिक होंगे और कौन-कौन से हैं, वो भी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आपका पहला टॉपिक होगा डेफिनिशंस का, जिसमें आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है बेसिकली, ठीक है? उसमें मेन एरिया आपको क्लियर होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है,
ठीक है? प्रीवियस ईयर के कौन से अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम हैं या आपके प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जा रहा है, असेस्ड हो जा रहा है, ठीक है? उसके बाद टॉपिक नंबर 2 है आपका टैक्सेशन का बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है? बेसिस ऑफ चार्ज में आपका जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ है कि बेसिक न्यूमेरिकल आपका कैलकुलेशन है। आपका अभी रिसेंट एग्ज़ाम में भी आया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या टैक्स रेट्स हैं, ठीक है? तो इंडिविजुअल कैलकुलेशन आपका बेसिस ऑफ चार्ज में आता है। आपका 87 ए का रिबेट आ गया, रेसिडेंशियल स्टेटस आ गया आपका, ठीक है? और सेक्शन 7 और सेक्शन 9 आता है आपका जो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है और डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। तो ये भी थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 डेफिनिशन एंड बेसिस ऑफ चार्ज इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। पॉइंट नंबर 2 में आपको कुछ चीज़ें अगर आप 2-3 बार रीड कर लेंगे, आपको याद हो जाएँगी, ठीक है? उसके बाद टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं, जो है आपका इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम यानी आपका एक्जेम्पशंस। ठीक है? तो एग्ज़ेम्पशन्स आपको अच्छे से कवर अप करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को एग्ज़ेम्पशन्स और डिडक्शंस का बेसिक मीनिंग नहीं क्लियर है, तो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो रखनी है क्योंकि अगर आप मेंस में बच गए तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपके इंटरव्यू का पार्ट बन जाए, ठीक है? तो एग्ज़ेम्पशन्स और डिडक्शंस ये आपका टॉपिक नंबर 3 के अंदर कवर अप होता है। आपका एग्रीकल्चर इनकम हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन जो मेन ब्रॉड हेडर्स हैं, उनको कवर अप करना है क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है ना, तो हमें बहुत ही स्ट्रैटेजिकली फ्रेम करना है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनके प्रोविज़न को 1 से 2 बार रीड रीड करके उस पे एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब हम लास्ट सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज़ थी कि मैम कितने न्यूमेरिकल करने चाहिए? उसके बाद हिंदी में अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखना है? टेक्स्ट स्लेब कौन सी एप्लीकेबल होगी, ठीक है? उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी हमें बनानी चाहिए? न्यूमेरिकल और थ्योरी में हमें कैसे चॉइसेस करने चाहिए या ऑप्शनल क्वेश्चंस में हमें कैसे बेस्ट चॉइसेस करने चाहिए? हम इन सब क्वेश्चंस को इन सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस के बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आपका टैक्सेशन में पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 कवर अप हो गया, ठीक है? अब आता है आपका सोर्सेस ऑफ हेड मीन्स अंडर वेरियस हेड्स। वेरियस हेड्स में आपका है सबसे पहला सैलरी, जो हर बार आपके एग्ज़ाम में एक इम्पोर्टेंट वेट रखता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैरी करता है, ठीक है? तो सैलरीज़ में आपको जो है कंसिडर करना है सारे पॉइंट्स को, सैलरी में काफ़ी वाइड पॉइंट्स आपके जो हैं कवर अप होते हैं, ठीक है? तो सैलरीज़ में आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स को देखना है, लाइक आपका की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी और आपके अलाउंसेस क्या हैं, परक्विजिट क्या है, एचआरए हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन हो गया, लीव एनकैशमेंट हो गया, वॉलंटरी कंपनसेशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, लीव ट्रैवल असिस्टेंस हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया, मोटर कार के लिए आपको स्पेसिफिकली पढ़ना चाहिए। उसके बाद डिडक्शंस क्या हैं सैलरी के, ये थ्योरेटिकली पहले क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आप आराम से उसे न्यूमेरिकल में एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद है हमारा टॉपिक नंबर 5 जिसको हम कहेंगे इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। उसमें भी आपको पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है, प्रोविज़न को अंडरस्टैंड करना है और हर एक हेड के अंदर कम से कम 1 न्यूमेरिकल करना है। ठीक है? नेक्स्ट है आपका पीजीबीपी। पीजीबीपी में बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जो इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड हैं और आपके कंपनीज़ से रिलेटेड हैं। तो आपको पीजीबीपी में सिर्फ़ इंडिविजुअल स्पेसिफिक ही रहना है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट सिर्फ़ इंडिविजुअल है, ठीक है? डेप्रिसिएशन पे थोड़ा-सा फ़ोकस कर लेंगे क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में आपको एक नया सरप्राइज़ मिल जाए और एक डेप्रिसिएशन पे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है? और उसके बाद आपका जो टी डेवलपमेंट कॉफ़ी है, जो एग्रीकल्चर इनकम में आता है, आपने उसे भी एक थोड़ा-सा अलग से एम्फसिस करना है क्योंकि न्यूज़ में आपका अभी ये पार्ट में भी था। उसके बाद टॉपिक नंबर 7 आता है आपका टैक्सेशन का कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में अगेन आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी ही है, ठीक है? उसके बाद मेन पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने ही है कि कौन से ऐसे ट्रांज़ैक्शन हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिस ईयर में सेल नहीं हो रहा लेकिन फिर भी वो कैपिटल गेन के लिए लायबल हो रही है लाइक सेक्शन 45(1)(a), 45(2), 45(2)(a) ये आपको थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करना है। और बस एक न्यूमेरिकल करने से सफिशिएंट है। ऐसे तो न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं है ना, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? एग्ज़ेम्पशंस को इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करना है। अब अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास टाइम बहुत कम है कि आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे भी नहीं दे सकते हैं, तो आपसे एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट होगी कि आप थ्योरी को अंडरस्टैंड करके उसे जितना हो सके टैक्सेशन के केस में प्रोविज़न को याद रखें, ठीक है? और उसके बाद कम से कम याद करने के बाद आप पास्ट पेपर के बस क्वेश्चन्स को देख लीजिए। देखिए टैक्सेशन में क्या चेंजेज़ होते हैं,
तो आप उसे रूल ऑफ थंब नहीं मान सकते, ठीक है? तो सिर्फ़ आपने एनालाइज़ करना है कि आप वो कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन याद हो जाना चाहिए, प्रोविज़न्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है? पॉइंट नंबर 8 है आपका अदर सोर्सेज़, बहुत ही छोटा टॉपिक है, आराम से उसको कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम। पॉइंट नंबर 10 है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड पॉइंट नंबर 11 है डिडक्शंस, ठीक है? तो डिडक्शंस पे भी होलिस्टिकली क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो ये है आपका कंप्लीटली टैक्सेशन का सिलेबस जो मैंने आपके साथ सिलेबस किया, चेक किया और इस पे आप अपने आप को चेक कर सकते हो इनकम टैक्स में कि आपका क्या सेफ ज़ोन है और आपको कैसे वर्कआउट करना है, ठीक है? उसके बाद टैक्सेशन में आपने जब अपनी स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज़ देख ली, ठीक है? उसके बाद आपको क्या चेक करना है? कॉस्ट। तो मैंने आपको टैक्सेशन की स्ट्रैटेजी बता दी कि आपने टॉपिक वाइज़ लेना है। वैसे ही आपको कॉस्ट में भी लेना है, वैसे ही आपको ऑडिट में चेक करना है, अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एफआई। ऐसे आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में एनालाइज़ करना है सब्जेक्ट वाइज़ एज़ पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है और स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद, जो आपकी वीक एरियाज़ रह रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम मैंने अभी ऑडिट पढ़ा ही नहीं है। तो मैं उस स्टूडेंट को इस समय ये सजेस्ट करूँगी कि टाइम बहुत कम है और आपको प्रीलिम्स भी साइमल्टेनियसली ध्यान देना है। तो आपने क्या करना है ऑडिट को 1 दिन, सिर्फ़ 1 दिन लगेगा। पूरे इस आपके पास आई बिलीव कि एक अच्छा मटेरियल हो, ठीक है? तो पूरे 1 दिन में आपको ऑडिट को कंप्लीट कर लेना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट है कि चलो ठीक है मेरा ऑडिट बचा था, ऑडिट हो गया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे किसी स्टूडेंट ने बोला कि मेरा एफआई नहीं हुआ। भई एफआई तो पहले कर लो क्योंकि वो प्रीलिम्स में भी आपका पार्ट है, इकोनॉमिक्स के पोर्शन में कवर अप हो जाता है, न्यूज़ में कवर अप होता है, तो आप उसे टाइमली कवर अप कर सकते हैं। ठीक है? तो आपने एफआई भी कवर अप कर लिया। उसके बाद जो है ऐसे इंडिविजुअली सब्जेक्ट को आपको देखना है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस को फाइंड आउट करना है और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपको अगर वो छोटे-छोटे सब्जेक्ट हैं या छोटे-छोटे पॉइंट हैं, उसे कवर अप कर लेना है विदिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम और उसके बाद जो है आपने क्या कहते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को वैसे फ्रेम करना है। या तो आप विदिन फरवरी में उसे कंप्लीट कर लें या प्रोपोर्शनेट टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें आपके यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल, आपके जो है प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ और सीसेट एंड स्टैटिक मटेरियल में। ठीक? अब हम कंसिडर करेंगे क्वेश्चंस को क्योंकि मैं इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट्स को नहीं डिस्कस कर रही हूँ। इससे आपका टाइम लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो कि मैं नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं बार-बार बोल रही हूँ, टाइम बहुत कम है और आपको वर्क प्रेशर इस समय ज़्यादा है। ठीक है? तो आपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट देख करके आपको ये मैक्सिमम मेरे हिसाब से 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, लेकिन आप ये 1 घंटा स्पेंड करें क्योंकि कई बार क्या है ना, आपने वो कहानी सुनी होगी कि जो है ना आप क्या कहते हैं जो ट्री है, अगर उसको काटते चले जाओ और धार नहीं नोक करो, तो उसका वो काटता चला जाएगा पूरे दिन। तो आपको अपनी जो है शार्पन करनी है और शार्पनेन के लिए आपको सिर्फ़ 1 घंटा देना है। अपने ऑप्शनल को एक बार देख करके, जिस तरीके से मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, पेपर 1, पेपर 2, ए, बी एंड सब्जेक्ट वाइज़। आपको देखनी है जो बच रहा है, अगर कम बच रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है 1 या 2 दिन पूरा दे दो और उसे कवर अप करके सेट असाइड करो और प्रीलिम्स को जोश के साथ शुरू कर लो, ठीक है? अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो साइमल्टेनियसली आपको देखना है आपके स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज़ के हिसाब से कि आप उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि आज हमने यूपीएससी जो है इंटरव्यू के भी कुछ स्टूडेंट का सेशन लिया तो हर एक स्टूडेंट में अलग यूनिकनेस है। ठीक है? तो उसपे अलग तरीके से हम इसीलिए जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनका अलग तरीके से ही जो है डिस्कस करते हैं। तो आपको अलग ही तरीके से सारी चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ एंड वीक एरिया रैंकर ने क्या किया या किसी और ने क्या किया, भई उनके घर में क्या एटमॉस्फेयर था, उनके पास मटेरियल क्या था, वो कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी ट्रू पिक्चर आपके सामने नहीं है। आप खुद को देखें, अपने साथ रेस करें और इस रेस को जीतने की जिद रखेंगे, ठीक है? तो आपको पेपर 1, पेपर 2 के बेसिस पे स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज़ को एनालाइज़ करके काम करना है। उसमें कोई आपको डाउट या क्वेरी रह जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, टीम आपको आंसर कर देगी। अब अब आज के सेशन में हम नेक्स्ट जो पॉइंटर लेने जा रहे हैं, वो है क्वेश्चन्स। स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मैम हम कितने न्यूमेरिकल करके बैठें या कितने न्यूमेरिकल करके जाएँ बिफोर एग्ज़ाम्स कि हमें लगे कि ठीक है आई एम ऑन अ सेफ ज़ोन। तो आपको ऑन एन एवरेज टॉपिक वाइज़ 1 न्यूमेरिकल मिनिमम करना चाहिए और होलिस्टिक केस में आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल इज़ सफिशिएंट। न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं होती, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स को आप आराम से टील आउट कर लेंगे, ठीक है? तो टॉपिक वाइज़ आप 1 और जो है फुल फ्लेज वाइज़ 4 टू 5 न्यूमेरिकल्स को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की जो क्वेरी रहती है नेक्स्ट कि मैम हम हिंदी में लिख सकते हैं पेपर या इंग्लिश में लिखना पड़ेगा? तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये आंसर है कि आपको पेपर हिंदी में ही लिखना चाहिए
नंबर्स को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं और कुछ आधे ऐसे पॉइंटर्स हैं, जिनको आप हिंदी में नहीं लिख सकते या आप बार-बार उसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक सेपरेट नोट देंगे कि आपको जो है ये पर्टिकुलर वर्ड्स को आपने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है? फॉर आपके बैलेंस आंसर्स के लिए। टेक्स्ट लैब पे क्वेश्चन आया है कि मैम प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 में क्या टेक्स्ट लैब एप्लीकेबल होगा? तो आई बिलीव आपको ये चीज़ क्लियर हो कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 के केस में टेक्स्ट लैब में कोई चेंज नहीं है, ठीक है? तो इंडिविजुअल का केस है आपका, तो आपका वही 2,50,000 यानी 2.5 लाख तक निल, देन 2,50,000 टू 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10% 20% एंड अबव 10 लाख आपका 30% टैक्स स्लैब है इंडिविजुअल के केस में। अगर सीनियर सिटीजन है यानी जिनकी 60 साल या उससे ज़्यादा की उम्र है, ठीक है? लेकिन लेस देन 80 ईयर से कम है, तो उनकी जो टोटल इनकम है 3 लाख तक मिल जाएगी। 3 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक आपकी 20% और 10 लाख के ऊपर आपकी 30% जाएगी, ठीक है? उसके बाद अगर आपके सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल या उससे ज़्यादा, दोनों इंक्लूसिव है, ठीक है? तो 5 लाख तक निल इनकम है, 5 से 10 लाख तक 20% है और 10 लाख से ज़्यादा पे 30% है, ठीक है? तो ये क्वेरी थी स्टूडेंट की मल्टीपल टाइम कि मैम टैक्स स्लैब क्या एप्लीकेबल होगा, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेरी एक रेज़्ड हुई थी, मैम क्या 11th-12th के एनसीईआरटी कवर अप करना ज़रूरी है? तो ये एक मैंने सेपरेट सेशन में भी हेल्प किया था, ठीक है? तो 11th-12th की एनसीईआरटी करना मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड कि आप क्या मटेरियल रेफर कर रहे हैं। वैसे कोई जो है कंपल्सरी नहीं है कि आप 11th-12th की एनसीईआरटी को कवर अप करें। आप सिर्फ इतना करें कि जो भी टॉपिक आप अगर ले रहे हैं, वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो आप अपने आप को वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। आपको जो है एनसीईआरटीज़ को रेफर करने की जो कंपल्सन नहीं है कुछ भी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो है न्यूमेरिकल वर्सेस थ्योरी, यानी न्यूमेरिकल को प्रेफर करना चाहिए या थ्योरी को। तो मेरा एम्फेसिस यही है कि न्यूमेरिकल अगर आपको अच्छे से आता है, आप अपना एनालाइज़ करें। अगर आप न्यूमेरिकल को अच्छे से कर सकते हैं तो आपको डेफिनिटली न्यूमेरिकल पे ही जाना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में आपकी स्टेप वाइज़ मार्किंग होती है और न्यूमेरिकल पे जो है आपका कंप्लीट फ़ोकस दिया जाता है। कंपेयर टू थ्योरी, थ्योरी में क्या है कुछ मार्क्स ऑलरेडी डिडक्ट हो जाते हैं, तो आपको अगर कंपेयर करना पड़े तो अगर आपकी न्यूमेरिकल पे कमांड है तो डेफिनिटली आपको न्यूमेरिकल पे जाना चाहिए। बट इट ऑल डिपेंड कि आपकी स्पीड कैसी है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ही आप न्यूमेरिकल को प्रेफ़र करें, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी साइमल्टेनियसली मैनेज करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है मतलब जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसे कैसे चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3A मानिए मैंने किया, तो क्या बी और सी करना कंपल्सरी है? मैं अगर स्विच करूँ तो क्या वो काउंट होंगे? तो अगर आपने मानिए सपोज़ आपने मैंडेटरी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 कर लिया है और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3A आपको अच्छे से आता है लेकिन बी और सी नहीं आता या 4th में आपको ए, बी आता है, सी नहीं आता। तो जो भी क्वेश्चन का आपने एक भी पार्ट आपने जो है सिलेक्ट किया है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका जो है काउंट हो जाएगा एज़ 1 चाहे आप उसका एक पार्ट ऑप्ट करें या तीनों पार्ट। और इसकी काउंटिंग कैसे होगी? फीफो बेसिस ऑफ योर अटेम्प्ट। आप जैसे अटेम्प्ट करते जाएँगे उस बेसिस में आपका वो एज़ अ क्वेश्चन एज़ एन अटेम्प्ट मान लिया जाएगा। आपने क्वेश्चन नंबर 3 ए किया मानिए, बी, सी नहीं किया, आपने 4 ए, बी कर लिया और सी कर लिया, तो ये आपका काउंट हो जाएगा एज़ योर क्वेश्चन अटेम्प्टेड, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर में एज़ वो अटेम्प्ट काउंट हो जाएँगे, ठीक है? तो मेरे पास अभी तक जितनी भी क्वेरीज़ आई थी, मैंने उन सब क्वेरीज़ का प्रोबेबली आंसर दे दिया है, ठीक है? और मेरे पास अभी इस सेशन के दौरान कोई नई क्वेरी नहीं मिल रही मुझे शेयर हुई है, तो आई होप आप सबकी सारी क्वेरीज़ का आंसर हो चुका है, ठीक है? तो यूपीएससी में आपको ऑप्शनल, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की स्ट्रैटेजी साइमल्टेनियसली बनानी है अगर आप ज़िद्दी हैं तो और अगर आपको ये चाहिए, ठीक है? अदरवाइज़ ये आपकी चॉइस होगी कि आपको कितना रिस्क लेना है, आपके पास कितना टाइम है यूपीएससी को देने के लिए और आप कितने जो है हंग्री हैं इसको पाने के लिए या जस्ट यू आर डूइंग ये आपको चॉइस करना है। सब आपके स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज़ पे डिपेंड करता है। सो आई होप आई हेल्प्ड यू। ओके, सो इन केस एनीथिंग लेफ्ट बिहाइंड कोई आपकी क्वेरी रह जाती है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सो टिल देन दिस इज़ ऑल अबाउट विथ टुडेज़ सेशन एंड अगर आपकी कोई क्वेरी अनआंसर्ड है, तो प्लीज़ डू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। सो टेक केयर, बाय-बाय एंड जय हिंद।